हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी लोगों ने आईपीओ में इसमें अप्लाई किया है एंड उसके बाद से प्राइस नीचे आया है। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क आता है कि हम क्या करें इस पर्टिकुलर केस में। हमें इसमें बने रहना चाहिए और बाय करना चाहिए या इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेटीएम के स्टॉक जैसे निकल जाएगा। पेटीएम के स्टॉक को लेकर मैंने 2 बार वीडियोस बनाई थी और एक बार तो तब वीडियो बनी थी जब वो काफी ऊपर प्राइस पर था और मैंने सारी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन शायद काफी व्यूअर्स ने उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि अभी उसके बाद जिस प्राइस पर वीडियो बनी थी वहां से 50-60% डाउन आ चुका है और कोई मौका नहीं है वहां से निकलने का, क्योंकि इतने नुकसान पर चीजें बेची नहीं जाती। लेकिन हम यहाँ पर भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार ये बात करते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्राइस आईपीओ आया था, आईपीओ प्राइस क्या था। आईपीओ प्राइस समझने के बाद में चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जो इसका आईपीओ प्राइस था, आईपीओ प्राइस हम नीचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट लिस्टेड ऑन दिस एंड इश्यू प्राइस वाज 900 रुपीज। 900 रुपीज पर इसका आईपीओ आया था एंड जो करंट प्राइस है दैट इज 618। 900 से लेकर 618 की हम बात करते हैं। 900 हम एक बार यहाँ पर अपलोड करते हैं तो 900 से थोड़ा सा ऊपर पहुंचा था लिस्टिंग वाले डे, और लिस्टिंग आई थी इसकी 10th ऑफ दिसंबर 2021 को। हम यहां से इसका अगर करंट प्राइस देखने लगे कितने परसेंट डाउन है आईपीओ प्राइस से, नॉट लिस्टिंग का जो हाई था वहां से नहीं, बल्कि 31% डाउन है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले एक बार बिजनेस देख लेते हैं। बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। दिस इज नॉट एक कंप्लीट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें मैरीन इंश्योरेंस भी आता है, उसमें हाउस होल्ड इंश्योरेंस भी आता है, उसमें कार इंश्योरेंस भी आता है, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी आता है, उसमें फैक्ट्री इंश्योरेंस भी आता है, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी आता है, उसमें वेयर हाउसिंग इंश्योरेंस भी आता है। जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में वो सब कुछ आते हैं। उस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का एक पर्टिकुलर पार्ट जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो फोकस है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में सारे ही इंश्योरेंस के ऊपर नहीं है, बल्कि प्योर मेडिकल इंश्योरेंस प्ले है। तो यहां ये चीज ध्यान से समझने की जरूरत है कि इसका फोकस बाकी चीजों पर नहीं है। अब जब हम बात करते हैं तो इंडियन इंडस्ट्री में कितने परसेंट इसकी शेयर होल्डिंग है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इंडियन मार्केट में सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस हैं आज की डेट में, और बहुत जल्दी ये बाकी सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं। उसका रीजन क्या है कि इनके पास जो इंडिविजुअल्स, जो इनके पास एजेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। यहां पर इन्होंने बहुत लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा कर पाए हैं। अगर हम इस बात को यहां समझें, लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, बहुत ज्यादा पहले ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। स्टार हेल्थ इज द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि यहां पे जो नेशनल द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, वो इससे बड़ी है। यहां अगर हम बात करते हैं, स्टार हेल्थ इज द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15.8%। तो ये अच्छा बड़ा मार्केट शेयर है एंड इन FY21 एंड हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 31% इन रिटेल हेल्थ सेगमेंट। तो यहां पर ओवरऑल में 15.8% है, लेकिन रिटेल हेल्थ में 31% है। ओवरऑल रिटेल में डिफरेंस क्या है? रिटेल मींस सपोज अपनी फैमिली का मैंने इंडिविजुअल लेवल पर लिया, लेकिन जो कॉर्पोरेट ग्रुप स्कीम्स हैं, जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए कराती हैं, वो रिटेल में नहीं आता, वो कॉर्पोरेट मेडिकल इंश्योरेंस में आता है। और वहां पर जो मेन दबदबा है अभी भी वो सरकारी कंपनी का ही है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये लार्जेस्ट हैं, अच्छा कर रहे हैं, लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, और पैन इंडिया प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मींस अलग अलग तरह की इन्होंने स्कीम्स निकाली हुई हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें, रिटेल हेल्थ एंड ग्रुप हेल्थ अकाउंटेड फॉर 89.3% एंड 10.7%। यानी कि जो रिटेल हेल्थ है, जो इंडिविजुअल्स का जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उसका उससे 89.7% के आसपास, 89.3% इनको यहां पर बिजनेस आता है। तो ग्रुप में बहुत ज्यादा नहीं है, जो मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। नाउ अगर हम इसमें थोड़ा सा नीचे आए और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात
बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी बहुत ज्यादा पुराने सारे अवेलेबल नहीं है, न्यू लिस्टिंग हुई है। तो जैसे जैसे न्यू रिजल्ट्स आते रहेंगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग ईयर्स के ये यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाते रहेंगे। सो 2711 करोड़ का यहाँ पर 2711 करोड़ की इनकी रेवेन्यू है, जो लास्ट ईयर के दिसंबर से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 60% का ऑलमोस्ट जंप है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात क्या नहीं है कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में है। इस माइनस के सारे रीजन समझेंगे। इससे पहले एक बार इस पूरे सेगमेंट में एज ए होल कितनी ग्रोथ बची हुई है, कितना ग्रोथ बाकी है, इस बात को एक बार समझ लेते हैं। तो यहां मैं एक बार आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, ये पीपीपी मॉडल है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, जो इंडिविजुअल कंट्रीज के हिसाब से होती है। यहां पर डॉलर टर्म्स में है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है। तो अगर हम इसको तरीके से देखें, यहां पर मैं सर्च करता हूं इंडिया कितना स्पेंड करता है, तो यहां पर 3 कॉलम्स हैं। 102 सबसे पहले है, 145 एंड 275 है। इनके नंबर ऑफ जो ईयर की हम बात करने लगे, 2002, 2010 एंड 2018, यानी कि 8 ईयर्स के गैप पर किस कंट्री ने कितना स्पेंडिंग की है। हम वापस से इंडिया पर जाते हैं। सो 2002 में यहां पर इंडिया का कितना स्पेंडिंग था, $102 था पर कैपिटा पर ईयर हेल्थ के ऊपर, और 8 इयर्स में ये इंक्रीज होकर कितना हुआ, 145, एंड रिसेंट वाले 8 इयर्स में कितना हुआ, 275। तो यहां पर जो जंप है ये काफी ज्यादा है। 102 से 145 मींस ऑलमोस्ट 40%, लेकिन 145 से 275 ये ऑलमोस्ट 80% का जंप है। तो ये अच्छा खासा जंप है, यहां पर 90% के आसपास। बट यहां पर $275 हम स्पेंड कर रहे हैं। इंडोनेशिया कितना स्पेंड कर रहा है, 375, यहां से ज्यादा है। ग्याना 513, ग्रीस 2340, और उसके बाद में फ्रांस 5240। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया का कितना है, यहां ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईरान 1691, इराक $700, और इजराइल, आयरलैंड 3000, थाउजेंड्स में फिगर्स हैं। इवन जमाइका 559, और कजाकिस्तान 784, जॉर्डन 738, और कुवैत 3600। तो यहां पर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इवन भूटान इज स्पेंडिंग मोर देन अस पर कैपिटा पर ईयर। तो यहां पर ऑस्ट्रिया, और अगर हम इसमें अमेरिका की बात करने लगे, अमेरिका इज ऑन द टॉप, स्विट्जरलैंड इज सेकंड, नॉर्वे, देन जर्मनी $11,000, $275 एंड $11,000। यहां जो बीच का गैप है, मैं $11,000 की तो बात नहीं करूंगा कि हम वहां पर कब तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम चाइना की बात करने लगे तो वहां से भी हमें एक आइडिया लग जाएगा। चाइना इज स्पेंडिंग 935, और अब से 8 इयर्स, जो 8 इयर्स पहले का गैप था दैट वाज 381। सो 381 से 935 यहां पर ये स्पेंडिंग हुई है, ये इंक्रीमेंट हुआ है। अभी 275 इंडिया का है, तो 275 से नेक्स्ट 8 इयर्स में कितना होना चाहिए, यहां पर ये डबल से ज्यादा होना साफ साफ नजर आता है। उसका क्या रीजन है, उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है, जो फिलहाल में कोविड आया है ना, इस पर्टिकुलर कोविड वाले टाइम ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे हम कॉर्पोरेट में हैं या नहीं है। पहले कॉर्पोरेट वालों के पास ही सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस होता था, लेकिन इस चीज की जो इंपॉर्टेंस अभी कोविड के टाइम पर निकल कर आई है वो सबको समझ में आ गई है। तो यहां पर 2 चीजें हुई हैं। इन कंपनीज के जो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं, एक तो यहां पर इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यहां पर अपने मेडिकल इंश्योरेंसेस कराए हैं। तो इन कंपनीज की रेवेन्यू यहां पर बहुत अच्छी बढ़ी है। दिसंबर 20 1500 करोड़ की रेवेन्यू थी, नाउ दिसंबर 21 दिस इज 2711। तो यहां पर कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 80% का जंप है। यहां पर 80% रेवेन्यू ग्रोथ होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिसंबर 20 में भी ये माइनस में थे और अभी भी माइनस में है। तो बेसिकली ये माइनस क्यों था, बिकॉज दिस इज अ कोविड टाइम। तो ये जो कोविड टाइम है ये तो यहां पर टेम्परेरी है, जितना भी नुकसान होना था ये नुकसान हो चुका है। लेकिन जो आने वाला टाइम है, वो आने वाले टाइम में तो इतने कोविड के यहां पर क्लेम्स नहीं आएंगे। इस पीरियड में नुकसान इसलिए है क्योंकि कोविड के क्लेम्स बहुत ज्यादा आए हैं। आने वाले टाइम में क्या इतने क्लेम्स आएंगे, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। कोविड इज ओवर, सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लगेगी, तो वो सब चीजें इसमें होंगी। लेकिन जिन लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया है, ऐसा नहीं है कि वो वापस उसको हटा लेंगे क्योंकि कोविड खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है तो जनरली सभी की टेंडेंसी होती है कि अब जो चीज हो गई है उसको चलने दो, और जागरूकता आती है कि अगर
फाइनली फ्यूचर में दोबारा से कुछ ऐसा होने लगा तो कम से कम जो अपनी सेविंग्स हैं वो सेविंग्स बेकार ना हो जाए, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एक और पॉइंट यहां पर अगर हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में देखते हैं तो यहां रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुई है। ये पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। रेवेन्यू 1000, 1500, 2000, 28, 37, 49, 40, 54, none of the year has been जब इनकी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुई हो। सो दैट इज a good part. Now this number is of March 2021, 5400 पूरे साल का, और लेटेस्ट क्वार्टर का कितना आया है 2700। अगर एक क्वार्टर का 2700 है, सितंबर क्वार्टर का भी 2700 था, तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का निकल कर आएगा, दिस विल बी मोर देन 10,000 करोड़। और 10,000 करोड़ का अगर नंबर आता है देन दिस विल बी 100% ग्रोथ, 100% रेवेन्यू ग्रोथ इन ईयर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, और इंडिया में जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है, जो परसेंटेज वाइज भी स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन जीडीपी इंक्रीजेज फ्रॉम 1.15% टू 1.35%। ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं। 1.35% जीडीपी का यहां पर स्पेंडिंग होती है, और अमेरिका में ये स्पेंडिंग कितनी होती है? अमेरिका में ये स्पेंडिंग 2.6% होती है। अब कहने को तो ये बात सोची जा सकती है कि 1.35 एंड 2.6 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये बहुत 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 बड़ा डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है? यहां पर परसेंटेज वाइज तो हमने देख लिया, एक तरफ 1.35 है, एक तरफ 2.6 है, तो डबल तो यहीं पर हो गया। लेकिन ये किसका है? जीडीपी का है। अब यहां पर इंडिया जीडीपी अगर हम देखने लगे तो कितनी है इंडिया की जीडीपी? दिस इज 2.62 लाख करोड़, यानी कि 2.62 ट्रिलियन डॉलर। और अगर हम अमेरिका की देखने लगे, यूनाइटेड स्टेट्स जीडीपी, तो ये पता चलेगा कितनी है। यूनाइटेड स्टेट्स जीडीपी इज 21 ट्रिलियन डॉलर। तो वहां जो 2.6% है, दिस 2.6% इज ऑफ 21, एंड ये जो अपनी 1.35 है, दिस इज ऑफ 2.62। तो यहां पर ये टाइनी सा नंबर है अमेरिका के कंपैरिजन में। और एक और बात, यहां अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास है। इंडिया की कितनी है? 135 करोड़ है। तो जो पर कैपिटा एवरेज निकल कर आता है वो इंडिया के केस में और कम हो जाता है, क्योंकि सेम अमाउंट को 135 करोड़ लोगों के ऊपर स्पेंड किया जाता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 35 करोड़ लोगों के ऊपर स्पेंड किया जाता है। तो हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। जो ये लगातार ग्रोथ है, ये लगातार ग्रोथ मेंटेन रह सकती है, एंड बिकॉज दिस कंपनी वाज ए नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कंटिन्यूअसली, और यहां पर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीमेंटल मोड में था। मार्च 2020 तक यहां पर लगातार प्रॉफिट्स थे। अभी उसके बाद में यहां पर लॉस है। ये लॉस टेम्परेरी है, क्योंकि कोविड के चलते ज्यादा क्लेम्स हुए हैं, लेकिन इस पीरियड में जो इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर कर सकता हूं कि जब कोविड से पहले इनका रेवेन्यू 5,000 करोड़ था, नेट प्रॉफिट 268 करोड़ था, तो अभी क्या हो सकता है कि जो यहां पर रेवेन्यू 10,000 करोड़ निकल कर आएगी आने वाले टाइम में, वो 10,000 का वो 20,000 भी होगी, 30,000 भी होगी। तो सेम रेशो में जो इनका पहले नेट प्रॉफिट था, सेम रेशो में हम यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल क्लेम वाला जो टाइम आता है उस टाइम पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि तब सब सारा प्रॉफिट ही होता है, बहुत ज्यादा क्लेम्स नहीं होते हैं। और एक और पॉइंट, ड्यूरिंग दिस कोविड यहां पर सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रीमियम्स इंक्रीज कर दिए हैं, प्रीमियम यहां पर बढ़ा दिए हैं, तो उसका भी बेनिफिट यहां पर मिलेगा। तो मेरा कहना यहां पर यह है, जो ये लॉस है दिस इज टेम्परेरी लॉस, और जो यहां पर रेवेन्यू की ग्रोथ है ये परमानेंट है। और जो गैप है यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज की स्पेंडिंग में और इंडियन स्पेंडिंग में, ये बहुत बड़ा गैप है। धीरे धीरे हम यहां से बहुत आगे जाएंगे। तो यहां पर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस किए। अमेजिंग ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि कोविड के चलते यहां पर ज्यादा क्लेम्स हुए हैं, और ओवरऑल यहां पर हमने ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर। तो इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक हम यहां पर बैलेंस शीट की बात करने लगे, सो बैलेंस शीट इज गुड। लगातार यहां पर प्रीमियम जो रिजर्व है इंक्रीज हुआ है। रिजर्व यहां पर इमीडिएटली इंक्रीज होने का रीजन ये भी है कि अभी इन्होंने आईपीओ लेकर आए हैं, तो आईपीओ का भी इसमें इंपैक्ट आता है। लेकिन मार्च 2021 में आईपीओ का इंपैक्ट नहीं है, वो दिसंबर की और मार्च 2022 की जो बैलेंस शीट आएगी उसमें आएगा। इससे पहले जो इन्होंने फर्दर कैपिटल इन्फ्यूज किए 491 से 548, इन्होंने किसी को क्वालिफाइड प्लेसमेंट किया होगा या फिर अलग से इन्होंने प्रेफरेंशियल इश्यूज किए होंगे, उसकी वजह से भी है। और रेवेन्यू का भी पार्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी का भी पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट ज्यादा नहीं रहा 2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो 2020 में जो यहां पर इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट हुआ ये प्रॉफिट की वजह से है, ये प्रॉफिट की वजह से नहीं है, ये यहाँ पर फर्दर जो कैपिटल रेज किया है उसकी वजह से हुआ होगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दे हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बोरोइंग इनके पास ना के बराबर है, तो यहाँ कंपनी के फेल होने के चांसेस जीरो के बराबर है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ है, पहले पास्ट परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है रेवेन्यू ग्रोथ का भी और नेट प्रॉफिटेबिलिटी का भी। उसके बाद में अगर हम नीचे आए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जनरली इस तरह के जितने भी हाल फिलहाल में आईपीओज आए हैं, इन आईपीओ में मैंने देखा है कि जो प्रोमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग को सब बेच के निकल चुके हैं, टाइनी सी वहां पर उनकी शेयर होल्डिंग रह गई। जैसे पेटीएम के केस में 7-8% के आसपास ही वहां पर शेयर होल्डिंग है, जो मेन ओनर है उसके शर्मा जी। तो यहां अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर्स के पास मेन शेयर होल्डिंग है 41-14-3 और टोटल इज 58.9%। डीआईआईज में हम बात करें तो डीआईआईज में यहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में सारी होल्डिंग है। तो बेसिकली पब्लिक के पास इसमें शेयर होल्डिंग कितनी है? पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग इज ओनली 3.75%, दैट्स इट। बाकी सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को समझने के लिए कि जनरल पब्लिक के पास कितना है। अगर इसी के अगेंस्ट हम एक स्टार्टअप की बात करने लगे पेटीएम की, तो पेटीएम में जाकर अगर रिटेल पब्लिक के पास देखते हैं कितना है, दिस इज 89 में से हम अगर इसको सारे को लेस भी करते हैं तब भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास बचती है। और यहां पर अगर विजय शेखर शर्मा जी के पास बात करने लगे, दिस इज ओनली 8.90, जो मेन इसके प्रमोटर थे। लेकिन यहां पर सेम सीन नहीं है अगर हम वापस से स्टार हेल्थ की बात करने लगे। ये कंपैरिजन इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स का आईपीओ आने के बाद में कौन सी कंपनी में बुद्धू बनाने की कोशिश की जा रही है और कौन सी में नहीं, ये चीज नजर आती है। प्रोमोटर्स में यहां पर एक और जो नाम आपको नजर आता है राकेश झुनझुनवाला जी का, इनके पास 14.4 एंड 3.11% हिस्सेदारी है, 17.51% हिस्सेदारी तो यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। तो ये एक सेफ बैट है और इसके चलते मार्केट में शेयर प्राइस नीचे आया है। अभी अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करने लगे तो 35,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक बार इसकी वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। अच्छी बात क्या है, प्लेजिंग नहीं है और डेट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है। ये बाकी सारे नंबर्स यहां पर 0-0 इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिसंबर 2021 का यहां पर डेट तो लिख दिया लेकिन सारे नंबर जीरो हैं, तो उसने कैलकुलेशन में जीरो पकड़ा होगा। अगर ये दिसंबर 2021 को यहां से हटा दें और मार्च 2021 को ही ले लें तो यहां सारे नंबर यहां से प्लॉट होकर जाएंगे, तो वहां फिगर्स 0-0 के बदले एक्चुअल फिगर्स नजर आएंगी। सो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। उसके बाद में अगर हम ऊपर ही वैल्यूएशन की बात करने लगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ है। अभी नीचे गिरने के बाद, नीचे गिरने से पहले काफी ज्यादा थी, 1/3 ऊपर से नीचे आ चुका है। और इसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकल कर आएगी मेरे हिसाब से, जब इसकी रेवेन्यू 5,000 करोड़ थी, इनका प्रॉफिट 268 करोड़ था नॉर्मल सिनेरियो में। अभी जब वापस से नॉर्मल सिनेरियो आएगा 10,000 करोड़ की इनकी रेवेन्यू निकल कर आएगी, क्योंकि एक क्वार्टर का इनका रेवेन्यू 2700 है, पूरे साल का 10,000 करोड़ निकल कर आएगा, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां से डबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो इट वुड बी 550 करोड़। अब 550 करोड़ अगर एक साल का प्रॉफिट निकल कर आता है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़, तो यहां पर इसका जो पीई निकल कर आता है दिस इज 35,000 डिवाइडेड बाय 550, तो नॉर्मली मींस ये ऑन एन एवरेज 63 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर करंट सिनेरियो की जो एक एबनॉर्मेलिटी है, कोविड के चलते जो बहुत ज्यादा क्लेम्स आए उसकी वजह से लॉस आया, उसको अगर नॉर्मलाइज किया जाए कि यहां पर अगर कोविड नहीं होता, नॉर्मल तरीके से बिजनेस चल रहा होता, तो इसका क्या वैल्यूएशन होता, 63 के आसपास का पीई होता। अब 63 का पीई ज्यादा है या कम है? मेरे हिसाब से 63 का पीई अभी भी ज्यादा है, इतना ज्यादा पीई नहीं होना चाहिए, लेकिन बिकॉज यहां पर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो कहीं ना कहीं इसको इसकी ये पीई रेशियो जस्टिफाई की जा सकती है। अब बात ये आती है विवेक भाई, दोनों तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि यहां पर 63 का पी मेरे हिसाब से जस्टिफिएबल है। क्यों? क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और हर साल इनकी नॉर्मल केस में जो रेवेन्यू है वो डबल भी हो रही है, और आने वाले टाइम में मैं कहता हूं डबल नहीं होगा, 50% भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ होती है तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज का भी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 50% के आसपास ही इंक्रीज हुआ था। अगर इनका सेम इंक्रीज होता है तो ये जस्टिफाई करता है, इतना अगर आगे चल के नहीं आता तो ये जस्टिफाई नहीं करता। मेरा मानना ये रहता है कि जितने परसेंट का ग्रोथ है एवरी ईयर नेट
प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में दोनों में साइमल्टेनियसली होना चाहिए, उतने का पी वहां पर समझ में आता है। अब लेकिन अगर ये बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का इतना नहीं है, लेकिन वहां श्योरिटी होती है कि हर साल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो श्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो यहां मेरा मानना है 60 का पीई जस्टिफिएबल है अगर सेम ग्रोथ मोमेंटम बना रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी वापस से आ जाती है। नहीं आती तो ये नीचे आ सकता है, और आगे ग्रोथ नहीं आती तो नीचे आ सकता है। आगे ग्रोथ आने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वापस आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? टेक्निकल चार्ट में चीजें नीचे आ गई हैं, ये काफी नीचे आ गया है। यहां पर कब परचेज करना चाहिए मेरे हिसाब से? जब कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहां पर बने। अभी तक यहां पर कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये लगातार नीचे चल रहा है, और लगातार नीचे चलते हुए पहले इसने ये हाई बनाया, उसके बाद में इसने दूसरा ये हाई बनाया जो लोअर हाई था, उसके बाद में थर्ड लोअर हाई ये था, उसके बाद में फोर्थ लोअर हाई ये था। और अगर अभी ये इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो ये इसका एक और लोअर हाई बन जाएगा। ये अभी डाउन ट्रेंड में लगातार चल रहा है। जब तक ये किसी भी जो अर्ली हाई बना, जो लोअर हाई बना, उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, फिर नीचे कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर नहीं जाता और पुराने वाले हाई को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता कि डाउ थ्योरी में ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे, तब तक हमें इसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जिसने लेकर रखे हुए हैं, अगर मैंने लेकर रखे होते तो मैं इसमें बने रहता, लेकिन और एवरेजिंग तब तक नहीं करता जब तक इसमें कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न नया नहीं बन जाता। तो यहां इस तरीके से हम इस पूरे कंपनी को समझ सकते हैं। फंडामेंटल्स आर गुड, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, जो ओवरऑल ये बिजनेस है अमेजिंग बिजनेस है, सुपर ग्रोथ आने वाले टाइम में, पेनिट्रेशन बहुत कम है। टेक्निकल्स की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन हायर साइड पर है, अभी उतने चीप वैल्यूएशन नहीं है। 60 का पी नॉर्मल करने के बाद में 60 का पी, 65 का पी कभी भी सस्ता पी नहीं होता, 30-35 के आसपास सस्ता होता है। तो यहां से नीचे आने के चांसेस हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और टेक्निकली भी लगातार डाउन साइड पर है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन को बेचने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं एग्जिस्टिंग को नहीं बेचता, लेकिन फर्दर बाइंग कब करता? जब ये और नीचे आकर यहां पर एक चार्ट पैटर्न बनाता। नीचे कहां आकर चार्ट पैटर्न बनाता कि 40 के पी के आसपास भी आएगा तो भी चलेगा। 40 के पी के आसपास मैं यहां पर क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करने लगे तो उसका पी कितना है? 47 है, और ये वेल डाइवर्सिफाइड है। एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ऑल्सो ये माइनस में नहीं आया। इनका इतना रोबस्ट बिजनेस है। वो क्यों है? क्योंकि प्योर मेडिकल इंश्योरेंस में नहीं है, ये बाकी सारी कैटेगरीज में है। तो अगर पीयर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर 60 का पी नहीं बनता, नीचे आने के चांसेस हैं। 400 के आसपास तक ये स्टॉक मेरे हिसाब से आ सकता है। सो बी केयरफुल, और सीखते रहिए, मजे करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।